हम लोग का आज का टॉपिक होगा अपरिमेय, ठीक, संख्याओं, ये टॉपिक है आज का। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट था, ये टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का। ये दिया हुआ है सिलेबस में, पुनर्भरण भ्रमण, ठीक है, ये टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, लेकिन अपरिमेय संख्या जानने से पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या को। पहला परिमेय संख्या, ठीक, जिस प्रकार हम लोग पीछे पढ़े थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, पीछे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, उसी प्रकार हम लोग को जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा संख्या जिसको P और बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां की P और Q जो है वह पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं जहां P और Q, यहाँ जो हम माने हैं P और Q वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, जितना भी संख्या है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सब पूर्णांक संख्या है। चाहे 0 हो, बात समझ में आए? 0 भी पूर्णांक होता है, 0 भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। 1 भी क्या होता है? पूर्णांक। -1 भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक लिखना हम लोग को जरूरी है कि जो Q का मान है ये 0 नहीं हो सकता है। Q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं लिख सकते हम लोग, लेकिन P का मान लिख सकते हैं। Q नहीं लिख सकते, केवल 0। बात समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या क्या है? अगर परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा में हम लोग को लिखना है वो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी दुनिया का जितना भी संख्या अगर उसको बटे के रूप में लिख दे तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, है ना। अगर बटा में नहीं है तो P बटा Q में नहीं है तो भी परिमेय संख्या। अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। तो जिसे P, इसका परिभाषा के तौर पे परिमेय संख्या को समझे, P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे पूर्णांक संख्या को, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2/5, 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P के जगह में कितना लिखे हम लोग? 2, Q के जगह में कितना लिखें? 5, ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 9 का, तो 9 भी परिमेय संख्या है। अब बोलिएगा कैसे 9 परिमेय संख्या हो? बटा तो दिख नहीं रहा, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। देखो कुछ चीज है जो होता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, क्या क्या उसको नोट कर लो। एक तो 1, एक तो प्लस, दो चीज ऐसा है जो होता है लेकिन लिखते नहीं है। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे ये 7 है तो इसके पहले माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है? तो जब कुछ भी ना हो तो किसका चिन्ह होता है? प्लस का। लेकिन क्या लिखते हैं हम लोग? नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार अगर x है तो x के पहले 1 है, लेकिन 1 लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार 11 है तो 11 के बटा में भी क्या है? 1 है, लेकिन नहीं लिखते हैं। तो देखो 1 और प्लस ये दो चीज ऐसा है जो कहीं कहीं होता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, बस समझना कि वो है। इसी प्रकार जो 9 है ये केवल 9 नहीं है, 9 बटा क्या है? 1 है, यानी 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 बटा 1 लिख सकते हैं। बताओ परिमेय संख्या बन गया। इसी प्रकार -3/4, माइनस में भी होगा तो भी परिमेय संख्या होगा, अब प्लस में होगा तो भी परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया? P का मान कितना होगा? -3 या 3, तो P का मान होगा -3। तो -3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी माइनस में भी होगा तो भी परिमेय संख्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1/9 का तो भी क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि एक ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बटा के रूप में होना जरूरी है।
बात समझ में आया। अब आते हैं 22/7, ये भी परिमेय संख्या, p के जगह पे कितना है 22, अब q के जगह पे कितना है 7। तो कौन बताएगा हमको 0 ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम लोग जैसे देखें कि बटे के नीचे क्या होता है 1 होता है, तो 0 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आया। लेकिन एक ऊपर 0 नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। q का मान कभी भी 0 परिमेय संख्या में नहीं हो सकता है, यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे के नीचे 1 होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। तो वो संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। कोई भी सिंपल नंबर ले ले हम लोग, अगर मान लिया जाए 15 लिए तो भी परिमेय संख्या है, 15/1 परिमेय संख्या। तो क्लियर हो गया, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गया। सिंगल नंबर भी परिमेय संख्या होगा, प्लस वाला भी परिमेय संख्या होगा, माइनस वाला भी परिमेय संख्या होगा, बटा वाला भी परिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का जो टॉपिक है ना अपरिमेय संख्या, इसको समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या, अगर हम लोग इंग्लिश का बात करें तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आया। जिस तरह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते थे और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते थे, उसी प्रकार परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलेंगे। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त या लिखा, व्यक्त मतलब लिखा नहीं जा सकता है ना, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गया। अब बात तो है कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी तो ऐसा नंबर है जिसके बटा में 1 तो आ ही जाएगा, तो अब लगेगा p/q तो हो गया, लेकिन नहीं। अब हम लोग समझते हैं ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो अपरिमेय संख्या में आएगा। तो सबसे पहली बात, ऐसा नंबर जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √2, जैसे √2। तो √2 है, बटा में 1 तो लिख ही सकते हैं, तो अब लगेगा √2/1 तो परिमेय संख्या हो गया, p/q के रूप में लिखा गया। लेकिन रूट है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, कोई भी नंबर का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो चलते जाएगा डॉट 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 करके अनंत तक। इसीलिए रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी संख्या लिखा हो, सब अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्गमूल नहीं होना चाहिए तब अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करें √4 का, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। √4 का वर्गमूल होता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है अपरिमेय संख्या, यानी रूट लगा हुआ प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल में √3 भी हम लोग लिख सकते हैं। √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसी प्रकार √4 का वर्गमूल होता है, ये अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √5 का अगर बात करें तो कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √6 भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, √7 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √8 भी अपरिमेय संख्या, √9 नहीं होगा, रूट क्या होगा 10 होगा। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल दे रहे हैं 1/√7 का, तो भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। 1/√5 का, तो भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा हो जिसका वर्गमूल ना हो, वो सारा नंबर क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या। अब हमको बताओ 2 + √5 कैसी संख्या है। तो हम देख रहे हैं प्लस में √5 लगा हुआ है, तो अपरिमेय संख्या है। यानी रूट कहीं भी आ जाए ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, उस सारा को अपरिमेय कर देगा। यानी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को जोड़ा या घटाया जाए वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। जैसे अगर हम 11√7 का बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि गुना कर दिए हम लोग अपरिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या को, तो भी अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया। अगर माइनस में कर दे हम लोग तो भी क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए √2 - 3, ऐसा अगर हम लोग कर दे तो भी क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा।
यानी जोड़ घटा गुना भाग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसमें रूट ऐसा संख्या में लगा होना चाहिए जिसका वर्गमूल ना हो। बात समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि परमेय संख्या निकल के आएगा, जैसे √16 घटाओ 2, ये कैसी संख्या है? तो ये परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, ये 2 उतरा, सॉल्व करके 2, और 2 तो एक परमेय संख्या होता है। बात पकड़ में आ गया? तो ये क्या है? परमेय संख्या अपरमेय संख्या हम लोग समझे। और एक चीज, अगर हम बात करें √a का, तो √a क्या होगा? हमको a का मान पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि ये परमेय है कि अपरमेय है। अगर मान लिया जाए a का जगह पे 9 हो जाए तो परमेय हो जाएगा, अगर a का मान 7 हो जाए या 5 हो जाए या 3 हो जाए या 2 हो जाए तो अपरमेय हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वो बोल देगा कि √a क्या है, परमेय है या अपरमेय, तब हम लोग समझ पाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमको बताओ पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? अपरमेय होता है। इस चीज को अच्छे से नोट करना। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये परमेय होता है। अब पाई खुद अपरमेय होता है। पाई खुद क्या होता है? अपरमेय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आज तक नहीं निकाला जा सका। ये एक अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7, मान के मैथ को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है 22/7। पाई का मान आज तक नहीं निकला है, तो जिसका मान ही ना निकले वो सारा अपरमेय। जैसे √7 का मान कभी नहीं निकलेगा, √2 का मान निकलेगा नहीं, वो अप्रोक्स वैल्यू होता है कि हम लोग √3 का मान, हम लोग जानते हैं √3 का मान 1.732, ये खत्म थोड़ी ना हुआ, ये चलते जाता है, अनंत तक जाता है। तो जिसका वैल्यू कभी ना निकले, अनंत तक जाता है, वो अपरमेय संख्या कहलाता है। इसी प्रकार पाई का मान आज तक नहीं निकला है, बस हम लोग सुविधा के लिए ले लेते हैं 22/7, या सुविधा के लिए ले लेते हैं इतना, बस है ना, ये सुविधा के लिए ले लेते हैं। 3.14 भी होता है पाई का मान, 22/7 भी होता है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, आज तक नहीं पता है। बात समझ में आए? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पाई क्या है, तो पाई हम लोग का अपरमेय संख्या है। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा है कि 22/7 क्या है, तो अब ऐसा लगता है कि जब पाई का ही मान 22/7 होता है तो ये भी अपरमेय होगा। अगर ये अपरमेय है तो, अगर बच्चा को पता है कि ये परमेय है तो इसी का तो मान 22/7 होता है, तो ये भी परमेय कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। पाई हम किस में लिखे हैं? अपरमेय संख्या में, और 22/7 किस में लिखे थे? परमेय संख्या में। बात समझ में आ गया? इधर बाकी हम लोग का रफ है, बाकी यहाँ से हम लोग देखे आगे, ये पूरा है ना, ये पूरा उधर रफ है, ठीक है, इधर रफ किया हुआ है इधर। बात समझ में आ गया? तो परिभाषा अगर कोई पूछे तो परिभाषा में हम लोग को परमेय संख्या का परिभाषा क्या लिखना है? वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हो गया परमेय संख्या। अगर अपरमेय संख्या का परिभाषा पूछे तो हम लोग को लिखना है वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट हो गया, क्योंकि अपरमेय को समझने के लिए सबसे पहले परमेय समझना जरूरी था, तब अपरमेय हम लोग समझ पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नोट करो इसको। हम लोग आज एक प्रमेय के बारे में बात करेंगे, और ये प्रमेय है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का कुछ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और अपरमेय संख्या के अंदर का ही ये चीज है। तो इसको क्या लिखा हुआ प्रमेय में पहले समझते हैं। इस प्रमेय को समझने से पहले अभी हम जो समझाए थे प्रमेय संख्या, अपरमेय संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ समझना पड़ेगा लिखा क्या ये प्रमेय में। बोला यदि, या मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले जब p एक अभाज्य संख्या है तो हम लोग को पता ना होना चाहिए कि p अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या कहते किसे है। पहले ही जान चुके अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, केवल स्वयं से डिवाइड होगा, है ना। और एक से तो दुनिया का हर संख्या डिवाइड होता है, तो एक को बार बार जिक्र क्यों करें? एक से दुनिया का तो हर संख्या डिवाइड होता है, तो एक का जिक्र नहीं करेंगे। ये p एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आएगा, केवल p के टेबल में आएगा। यानी ये केवल किससे डिवाइड होगा? p से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। p एक अभाज्य संख्या है, तो p के जगह में क्या हो सकता है? p के जगह में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब क्लियर बोल दिया है कि मान लेते हैं p एक अभाज्य संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया कि p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बता रहा है इसमें आगे, यहाँ से समझने वाली बात है कि यदि p मतलब अभाज्य संख्या, p के जगह में कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, मान लेते हैं a कोई नंबर है, इसका स्क्वायर किए तो p से डिवाइड हो गया। a कोई नंबर है
और इसका स्क्वायर किए तो p से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करती है तो जो केवल a है, स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल a है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय साबित किया हुआ है। इस बात को प्रमेय क्या किया है, साबित किया है। कुछ नहीं समझ में आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया है ना। चलो समझाते हैं और अच्छा से समझाते हैं। ये प्रमेय का जो भाषा है ना, ये तो बस भाषा है, इसको देख के याद करना, लेकिन जो समझाने वाला है वो एग्जाम्पल है, जहां की एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। पहले मेंशन किया गया है कि ए को क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना होगा और इंटेजर मानना होगा। इंटेजर का मतलब 0 होता है, एक होता है 2 3 4 5। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है -1 -2 -3 -4 -5। ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। बात समझ में आ गया। पूर्णांक का थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर। पूर्णांक बहुत कंफ्यूजन है, तो देखो 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट। ये जितना भी नंबर आएगा सबको क्या बोलते हैं, इंटेजर। इंटेजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। इंटेजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। इंग्लिश में इंटेजर बोलते हैं। ये जो पूर्णांक है, देखो इधर वाला 0 के इधर वाला को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, 0 के इधर वाला को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं 0 पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। बात समझ में आया। लेकिन शून्य पूर्णांक का जिक्र नहीं है किताब में, केवल पूर्णांक का जिक्र है। तो पूर्णांक में भी हमको क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक, यानी केवल ये वाला इलाका को लेके चलना है, धनात्मक पूर्णांक को। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 चलते जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं हम लोग ए का मान। समझ में आ गया। तो अब देखो क्या बोला था उसको समझो। यहाँ पर यहाँ से क्या बोला है, p तो पहली बात यहाँ मेंशन किया कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। p अगर अभाज्य संख्या है, p अगर अभाज्य संख्या है, पहले ही बोला है, तो p का मान या तो 2 होगा, पूर्णांक में 2 आता है, वो भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, या तो 3 होगा, पूर्णांक में 3 भी आता है और आगे भी आएगा, और पूर्णांक में 5 भी आता है। चूंकि p एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में हमको 2 3 5 या 7 या 11 या 13 या 17 या 19 यही सब नंबर लेके चलना पड़ेगा। ऐसा बोल दिया है क्वेश्चन में कि p एक अभाज्य संख्या है, तो p का मान इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं ले सकते हैं। बात समझ में यहाँ तक आ गया। अब आगे बोला है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो a क्या है, a तो बोल दिया धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लेते हैं a का मान कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो धनात्मक पूर्णांक हो जाए और a स्क्वायर करने पर p से डिवाइड हो जाए। तो हम अपने मन से a का मान लेते हैं 2 है। a का मान क्या मान लिए, 2। बात को समझना, ठीक है। a का मान 2 लिए हैं, ठीक है। अब बोला है कि जो a स्क्वायर है इसको p क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा है। p क्या कर रहा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या बेटा, ये ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे कि a स्क्वायर को p क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा। a स्क्वायर को p क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा। बात समझ में आए। तो हम लोग मान लेते हैं कि a का मान 2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर है और p डिवाइड कर रहा, p क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा, ठीक। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। 4 को डिवाइड कौन करेगा, p करेगा। तो p का मान क्या लेंगे कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो 1 2 3 में कुछ भी हम 2 ले लिए। p का मान क्या ले लिए, 2। तो बताओ 4 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। p का मान हम क्या लिए, 2। a का मान भी क्या लिए, 2, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा, कर रहा है, देखो 2 बार में कर रहा है ना। तो अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो बोला गया है कि a को भी डिवाइड करेगा। किसको, a को भी p क्या करेगा, डिवाइड करेगा। चेक करके देख लेते हैं। a का मान क्या लिए थे, a का मान 2, देखो 2 बैठा दिए। p का मान क्या लिए थे, 2, डिवाइड कर दिया, एक आया ना। तो अगर a का मान जो लेंगे, अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर दिया तो गारंटी है कि a को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं a का मान 5 है, a का मान क्या है, 5 है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब p 25 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। p 25 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p अगर 25 को डिवाइड कर रहा तो p का मान हम अगर 5 मानते हैं तो a स्क्वायर भागा p, यानी 25 और भागा 5 डिवाइड करके कितना आया, 5 आया। अगर a स्क्वायर को
P डिवाइड कर रहा तो इस बात का गारंटी है कि A को भी P क्या करेगा, डिवाइड करेगा। A का मान क्या माने थे 5, P का मान क्या 5, डिवाइड किया। इसका मतलब इस प्रमेय का कहने का मतलब यही वाला है कि A का आप ऐसा मान लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, उसका स्क्वायर अगर P से डिवाइड हो रहा तो इस बात का गारंटी है कि वो A को भी डिवाइड करेगा, बिना स्क्वायर किए A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बात समझ में आया? ये प्रमेय यही बता रहा है कि अगर A स्क्वायर को P डिवाइड करेगा तो वो A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर A का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर को तो P डिवाइड करेगा, लेकिन केवल 5 को भी डिवाइड करेगा। अब A का मान कुछ भी हो सकता है और P का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि P का मान हमको अभाज्य संख्या ही लेना है। और चूंकि हम दोनों बार देखो अभाज्य संख्या ही लिए, एक बार 2 लिए P का मान अभाज्य संख्या, एक बार P का मान 5 लिए अभाज्य संख्या, है ना। हम लोग इसके अलावा अभाज्य संख्या के अलावा कुछ भी P का मान नहीं ले सकते, लेकिन A का मान कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो यही परिभाषा था। अब अपने मन से कोई एक मान बोलो, समझा के हम दिखा देते हैं। कुछ भी अपने मन से मान बोलो, जैसे बोलो, जैसे मान लो P का मान कुछ भी ले लेते हैं, A का मान कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। P A को अभी डिवाइड नहीं करेगा, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर गया तब A को डिवाइड करेगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, है ना। A का मान हम ले लिए, मान लेते हैं 7, ठीक, और इसका कर दिए स्क्वायर, कितना हो गया 49, और P का मान हम ले लेते हैं 5, अभाज्य संख्या, कुछ भी पूर्णांक। P क्या है, P अभाज्य संख्या, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक में कुछ भी ले सकते हैं। हमको पता पहले करना है कि A स्क्वायर का जो मान आया क्या ये वाला P से डिवाइड है, तो हम लोग देखेंगे नहीं है। क्या डिवाइड है? नहीं है। डिवाइड अगर A स्क्वायर का मान अगर P से डिवाइड होगा तब जाके A का जो मान लिए हैं ये P से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग P का मान 5 लिए, A का मान 7 लिए, A का स्क्वायर की 49 है, 49 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो पक्का है A का मान जो 7 है ये भी P से यानी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये मानना हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आया? स्क्वायर वाला डिवाइड होगा तब ये वाला डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ? तो ये बात तो पक्का पता चल रहा ना कि यहाँ का जो मान रहेगा ये इससे डिवाइड तभी होगा जब इसका स्क्वायर का मान डिवाइड होगा। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि अभी जो हम लोग प्रूफ करेंगे ना, वो प्रूफ में इसका बहुत बड़ा रोल होगा इस प्रमेय का। ये प्रमेय क्या बोलता है, हमेशा याद रखना, ये प्रमेय बोलता है अगर A स्क्वायर P से डिवाइड है तब A क्या होगा, P से डिवाइड होगा, ठीक। P क्या है? P एक अभाज्य संख्या है, A क्या है, पूर्णांक, भी धनात्मक पूर्णांक। देखो कंडीशन है ना, A एक धनात्मक पूर्णांक है। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसको नोट करो।